अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 51 से इंशाल्लाह 60 तक आज कुछ 10 सवाल हम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फ्यूचर वैल्यू ऑफ 300,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 3 years इज 395,000। चेक कर लेते हैं। 300,000 अगर कोई इन्वेस्ट करता है और वो इन्वेस्ट करता है 10% के रेट पर, और वो इन्वेस्ट करता है 3 सालों के लिए, तो 3 साल बाद ये 399,300 होता है। तो पहला जुमला सही नहीं है। ठीक है जी। दूसरा क्या है? फ्यूचर वैल्यू 400,000 इन्वेस्टेड एट 9% पर एनम फॉर 4 years 563,500। तो हम लिखते हैं 400,000, फिर हम लिखते हैं 1 + 9%, फिर हम पावर डाल देते हैं इसकी 4। तो ये 564 कुछ बनता है, ये भी सही नहीं है। सी है फ्यूचर वैल्यू 200,000, 200,000 फ्यूचर वैल्यू ऑफ 200,000 इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम फॉर 3 years। ये बनता है 251,942। तो C51 का आंसर सी होगा। ठीक है, हमने फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट करी, जिसकी फ्यूचर वैल्यू मैच करी, वो आंसर है। 52 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 एट 10% पर एनम? डिफरेंस क्या है किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। 3 सालों के लिए एक सम पर जो कि 8,000 रुपए का है। अच्छा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला था पी बाहर, फिर ब्रैकेट में 1 + i⁻⁻1। अरे बाबू, इधर से चैट का बॉक्स हटाऊं, वो नजर ही नहीं आ रहा था क्या लिख रहा है। 8,000 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 + 10% पावर 3 - 1, और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का? 248 का है। कितने साल बोले थे? 3 साल। एक मिनट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years ऑन अ सम ऑफ 8,000 एट 10% पर एनम? अच्छा, ये तो 8,000 इंटू 10% इंटू 3 हो गया। अच्छा, 8,000 और ब्रैकेट में 1 + i की पावर n - 1। फॉर्मूला तो सही लग रहा है, 248 होना चाहिए। एक मिनट रुको, मैं एक काम करता हूँ, दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं ज़रा, फिर इसका एरर देखेंगे। पी फॉर्मूला क्या था फ्यूचर वैल्यू का? सिंपल इंटरेस्ट के केस में एस इज इक्वल टू पी, और ब्रैकेट में आता था 1 + r इंटू टी। यानी कि अगर मैं फ्यूचर वैल्यू निकालता हूँ तो 10,000 और 400 बनती है 8,000 की। यानी कि इसमें से इंटरेस्ट कितना होगा भाई, जो इन दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता था? पी ब्रैकेट में 1 + i⁻n। तो 8,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे थे, तो इस केस में इंटरेस्ट जो बन रहा है वो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 2648, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 248 बनता। 248 होना चाहिए सही आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years ऑन अ सम ऑफ 8,000? अच्छा, अब हुआ ये है कि आपके पास जो है, जो आपकी फ्यूचर वैल्यूज हैं और जो आपका इंटरेस्ट है, उसका डिफरेंस 248 आ रहा है। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर 248 होना चाहिए। इसका आंसर 248 होना चाहिए। ठीक है जी। खैर, कोई एक बच्चा इसको जो है वो मार्क कर लो, मैं दोबारा से इसको सॉल्व कर लूंगा, आप लोग भी इसको चेक कर लेना। 53 पर चलते हैं। What is the difference between the simple interest and the compound interest for 3 years on a sum of 8,000 at 10% पर एनम? अच्छा, ये रिपीट हो गया क्या सवाल भी? खैर, तो हो सकता है कि बुक में कुछ इधर मिसप्रिंट वगैरह हो। कोई एज सच मुझे एरर नज़र नहीं आता जो हमने सॉल्व किया है। ठीक है जी। अगर कोई बच्चा इसको 52 53 को मार्क भी कर ले तो मैं जो है वो वापस से एक नज़र देख भी लूंगा। 52 53 खजर आप नोट कर लो अपने पास, सही है। अच्छा, 54, if a sum of money becomes 3 times in 6 years at a certain rate of interest, what is the rate of interest? If a sum of money, sum of money यानी कि कुछ पैसे,
ठीक है ना। इफ अ सम ऑफ मनी, कुछ पैसे, एज्यूम कर लो कि एक्स बिकम्स 3 टाइम्स इन 6 ईयर्स, यानी कि इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो 3x हो जाती है इन 6 ईयर्स, यानी कि एन जो है वो 6 है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आई आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो एस इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n, ये यूज होता है। 3x इज इक्वल टू एक्स, 1 + i हमें ढूंढना है और पावर में आ जाएगा 6। एक्स एक्स कैंसिल होगा तो 3 इज इक्वल्स टू 1 + i⁻6 होगा। पावर 6 लेफ्ट साइड पर जाएगा तो 3 की पावर 1/6 हो जाएगा। 3 की पावर कर लेते हैं हम 1/6, और उसमें से फिर 1 माइनस करते हैं तो तकरीबन 20 पॉइंट सम परसेंटेज आ रही है। आई जो है ना वो 20% आ रहा है। आई जो है ना वो 20 पॉइंट सम परसेंट आ रहा है, 20.09% आ रहा है। तो 54 का जो आंसर होगा ना वो डी बन जाएगा। ठीक है, 54 का जो आंसर होगा वो डी बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? 54 का आंसर जो है वो डी बन रहा है। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 6 ईयर्स, एन 6 है, ठीक है। पी जो है वो एक्स है, एस जो है वो 3x है। इन 6 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आई आपने ढूंढना था। अच्छा, 20% बन रहा है। जरा मैं एक और बार इसको भी चेक कर लूँ, क्योंकि इसका आंसर भी मैच नहीं कर रहा। 1/6 अगर 3 की पावर हो, उसमें से 1 माइनस हो और 100 से मल्टीप्लाई हो तो 20.09। ठीक है, डी होना चाहिए। सही है भाई। अच्छा, उसके बाद 55, a sum of money becomes 5 times in 20 years at a certain rate of interest, what is the rate of interest? एक sum of money है, कुछ पैसे हैं, एज्यूम कर लो x becomes 5 times, वो बन जाते हैं 5x in 10 in 20 years, कितने सालों में? 20 सालों में। what is the at a certain rate of interest, what is the rate of interest, rate of interest क्या है? अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अगेन हम लिखेंगे 5x इज इक्वल्स टू एक्स, ब्रैकेट में आएगा 1 + i⁻20। एक्स एक्स कैंसिल होगा, 5 इज इक्वल्स टू 1 + i⁻20। 20 लेफ्ट साइड पर जाएगा तो 5 की पावर हो जाएगी 1/20। ठीक है, माइनस होगा 1, ये तकरीबन आएगा 8.38%। क्या हो रहा है ये? कोई भी आंसर सही से मैच नहीं हो पा रहा। खैर खैरियत है। A sum of money becomes 5 times in 20 years at a certain rate of interest. What is the rate of interest? सही है, हमने किया, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हम इसको एज्यूम कर लें कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, फिर क्या फॉर्मूला होता? फिर फॉर्मूला हो जाता है हमारा S इज इक्वल्स टू P, और ब्रैकेट में आ जाता है 1 + RT। आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू टी यानी कि टाइम पीरियड। चलें, इससे अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, 5 इज इक्वल टू 1 + 20 R होगा। 1 लेफ्ट साइड पर माइनस जाएगा, माइनस होगा तो 4 इज इक्वल टू 20 R होगा। और आर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 4/20 होगा, और 4/20 जो है वो 20% आता है। ठीक है जी, दोनों तरीकों से कर लिया, लेकिन आंसर जो है वो मैच नहीं हो रहा। एनीवेज, 55, 55 में लिखा हुआ है असलम बोरोड 900,000 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8.34% पर एनम। असलम एक बंदा है, उसने 9 लाख रुपए बोरो करे, सिंपल इंटरेस्ट पर बोरो करे, 8.34% पर एनम पर बोरो करे। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड ही रीपेड अ टोटल ऑफ 1.5 मिलियन। पीरियड ऑफ द लोन वॉज, इसका मतलब ये हो गया कि एस उसने दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है 1.5 मिलियन। उसने जो बोरो करे थे, जो उधार लिया हुआ था, यानी कि जो आपकी करंट या प्रेजेंट वैल्यू थी, वो दी हुई है 900,000। उसके बाद रेट दिया हुआ है आपको 8.34% का, 8.34% का। ठीक है। अच्छा, बोरोइंग हुई है सिंपल इंटरेस्ट पर, और आपको नंबर ऑफ ईयर्स बताना है, तो एस इज इक्वल्स टू पी 1 + RT, फॉर्मूला अप्लाई होता है, यानी कि 1.5 मिलियन इज इक्वल्स टू 900,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + R। आर आपको दिया हुआ है 8.34% इंटू टी, टी आपको ढूंढना था।
तो पहले तो क्या होगा, मैं 1.5 मिलियन को 15000000 को डिवाइड करता हूँ 900000 से, तो ये बनता है 1.66667 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.0834 टी। अच्छा, फिर इसमें से 1 माइनस होगा तो 0.667 बच जाएगा, और फिर वो 0.0834 से डिवाइड होगा। तो टी जो है ना वो आ रहा है, टी जो है ना वो आ रहा है तकरीबन 7.9936 अच्छा, अब जब हम अपना आंसर देखते हैं ना, तो उसमें हमारे पास 7 ईयर है, 8 ईयर है, 7 ईयर 3 मंथ्स है, और 7 ईयर्स एंड 9 मंथ्स है। ठीक है जी। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि हम किस तरह से अपने ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो 7.9936 ईयर्स तकरीबन तकरीबन 8 ईयर्स ही है, तो इसका आंसर 8 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 8 होगा। ठीक है ना। 0.99936 को अगर आपने मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर मैं कर भी लेता हूँ, अगर मैं 0.9936 को 12 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, तो ये तकरीबन 11.92 मंथ्स बन रहा है, विच इज मोर और लेस 8 ईयर्स। लेकिन हो सकता था ये 7.9936 नहीं होता, ये 7.8 होता, ये 7.7 होता, तो 0.7 को 12 से या 0.8 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो नंबर ऑफ मंथ्स भी आ सकते थे। शायद 56 का आंसर डी होगा। 57, Akhtar borrowed rupees 500,000 from a bank at a simple interest of 1.5% per month. सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1.5% पर मंथ। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट जो है ना वो मंथली है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। प्रिंसिपल इज रीपेबल एट द एंड ऑफ 5 year, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अख्तर बोरोड 500,000, इसने 5 लाख रुपए बोरो करे फ्रॉम अ बैंक, एक बैंक से, एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1.5% पर मंथ। मंथली इंटरेस्ट रेट है, एनुअल नहीं है। अच्छा, इससे ए में लिखा हुआ है हिज मंथली इंस्टॉलमेंट वुड बी 15,000। अब देखिए सवाल ये कहता है प्रिंसिपल इज रीपेबल एट द एंड ऑफ 5 years। प्रिंसिपल जो है वो 5वें साल के आखिर में पे होगा, यानी कि जो इसने 5 लाख रुपए का उधार लिया है, वो 5 लाख रुपए का उधार 5वें साल के आखिर में पे होगा। हर महीने कोई उधार की पेमेंट नहीं होगी। अच्छा, एक महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 5 लाख रुपए इसने बोरो करे हैं और 1.5% का इंटरेस्ट रेट है, तो एक महीने का इंटरेस्ट 7,500 रुपये बनता है। एक महीने का जो इंटरेस्ट बनता है ना, एक महीने का इंटरेस्ट बनता है वो 5,700 रुपये बनता है। बी में लिखते हैं ही विल पे 75,000 पर एनम इन इंटरेस्ट। हर साल ये 7,500 रुपये इंटरेस्ट के पे करेगा। एक महीने का इंटरेस्ट 7,500 बन रहा है, एक महीने का इंटरेस्ट 7,500 बन रहा है, तो 12 महीनों का मेरे ख्याल में 90,000 बनना चाहिए। अच्छा, सी में लिखा हुआ है ही विल हैव पेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ रुपीज 450,000 बाय द एंड ऑफ 5 years। ठीक है। अब वो ये बोलता है कि 5वें साल या 5 साल के आखिर में जो ये टोटल टोटल जो इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहा होगा वो 4.5 लाख होगा। सर इसने इंटरेस्ट तो नहीं लिखा, इसने तो लिखा है ही वुड हैव पेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 450,000। देखो लोन के ऊपर जितना भी आप एडिशनल पैसा पे करते हो वो इंटरेस्ट ही होता है ना। आप एक काम करो, देखो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 1.5% पर मंथ। अच्छा, ईयर्स को भी मंथ्स में कन्वर्ट कर लो, ईयर्स को भी मंथ्स में कन्वर्ट कर लो, तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो। 5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60। 5 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मंथ्स आएंगे। फिर एस इज इक्वल टू पी 1 + RT, ये फॉलो करो। तो आपके पास पी जो है वो 5 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 1 + R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% है, और मंथ्स है। देखो यहाँ पर मैंने टी टाइम पीरियड जो है वो ईयर्स नहीं लिया। जब आपके पास इंटरेस्ट रेट मंथ वाइज होता है तो साथ में आपको मंथ्स लिखने चाहिए टाइम पीरियड में। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये देखिए 9.5 लाख फ्यूचर वैल्यू बनती है जो इसको फ्यूचर में पे करनी होगी। 9.5 लाख बनती है वैल्यू। अब इसने 5 लाख उधार लिया था, इसने 5 लाख उधार लिया था, तो इजाफी क्या पे कर रहा है, इजाफी ये 4.5 लाख पे कर रहा है, तो सी जो है वो सही आंसर है। क्लियर। अच्छा, 58, a certain sum of money at simple interest amounts to 1102 in 2 years and to 1067.2 in 4 years. The rate of interest per annum is,
अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करना बड़ा आसान है, सुनिएगा जरा गौर से। दो तीन तरीके से सवाल को सॉल्व करने के, मैं जरा जल्दी से करता हूँ। देखिए, यह नंबर जीरो पर आपने एक, यह नंबर जीरो, वाई जीरो लिख देता हूँ, वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री। देखिए, आपने कुछ पैसे जो है ना वो लिए, अ सर्टेन सम मनी, और फिर क्या हुआ, उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात है, सिंपल इंटरेस्ट की बात है। पहले साल के आखिर में क्या होगा कि इसमें प्रिंसिपल होगा और एक साल का इंटरेस्ट होगा। पहले साल के आखिर में इसमें प्रिंसिपल होगा और एक साल का इंटरेस्ट होगा। दूसरे साल के आखिर में क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल होगा और 2 सालों का इंटरेस्ट होगा। दूसरे साल के आखिर में इसमें प्रिंसिपल होगा और 2 सालों का इंटरेस्ट होगा। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट जो है वो एक बराबर होता है। तीसरे साल के आखिर में क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल होगा, 3 सालों का इंटरेस्ट होगा। 3 सालों का इंटरेस्ट होगा। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आपको 1067.2 दी हुई है, और ये वाली वैल्यू आपको 1012 दी हुई है। देखें, आप इस बात को समझें कि एक पैसे ईयर जीरो पर थे, एक साल बाद उसमें एक साल का इंटरेस्ट आ गया, 2 साल बाद उसमें 2 साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आ गया, 3 साल के बाद उसमें 3 साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आ गया। ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है तीसरे साल के आखिरी की वैल्यू, सॉरी चौथे साल बोला है ना। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ईयर फोर पर भी लेकर जाते हैं, यहाँ पर P+4I होना चाहिए, और ये वैल्यू इधर की दी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, पहले हम लॉजिकली ये देखते हैं। सर, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस 1067.2 और 1012 55.2 का डिफरेंस है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 55.2 है, और ये इसमें ये 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है। ये 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है। इसमें तीसरे और चौथे साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ तो 1012 1067.2 बना। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, तो 2 से डिवाइड किया, एक साल का इंटरेस्ट 27.6 है। अब अगर मैं बैकवर्ड वर्किंग करूं, देखिए ये 1067.2 है, इसमें से एक बार मैं 27.6 माइनस करूंगा तो तीसरे साल के आखिर की वैल्यू आएगी। इसमें से मजीद एक बार मैं एक और बार इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो दूसरे साल के आखिर की वैल्यू आएगी। इसमें से मजीद एक बार मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो पहले साल के आखिर की वैल्यू आएगी। इसमें से मजीद एक बार मैं इंटरेस्ट को माइनस करूंगा तो यह नंबर जीरो की वैल्यू या प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ रहे हो? पहले मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, उसको 2 से डिवाइड किया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक जितना होता है। इन दोनों का डिफरेंस 55.2 आ रहा था। वो ये बता रहा था कि तीसरे और चौथे साल का जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है 1012 में, वो कितना था। उसको 2 से डिवाइड किया, एक साल का इंटरेस्ट आया, फिर इसमें से एक साल का इंटरेस्ट माइनस किया, एक साल पीछे आया, 2 साल पीछे आया, 3 साल पीछे आया, 4 साल पीछे आया, 27.6 माइनस करता रहा। इसका मतलब मैंने जो बोरो किया था ना वो 956.8 किया था, या जो प्रिंसिपल था वो 956.8 था। अब मैं अपने पास इंटरेस्ट का रेट निकाल सकता हूँ वो इस तरह से कि एक साल का इंटरेस्ट 27.6 है, और मैंने जो बोरो किया था अमाउंट वो 956.8 है। लिहाजा एक सिंगल ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास 2.88% आ रहा है। ये मैं कहूँगा कि अच्छा सवाल था, आपको रिकॉर्डिंग में एक बार दोबारा से इसको देखना पड़ेगा। 58 का आंसर जो है वो बी बनता है, 58 का आंसर बी बनता है। ठीक है जी। 59 पर आ जाते हैं। अ सम ऑफ मनी विच अमाउंट्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल सम इन 5 years एंड 960 इन 6 years इज डैश। कुछ पैसे हैं विच अमाउंट्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन 5 years। अच्छा, कुछ पैसे हैं एक्स, वो 5 साल बाद 3/2 टाइम्स बन गए, यानी कि एक्स एस जो है ना वो 1.5x हो गया 5 साल बाद। अगर मैं एन को 5 लेता हूं, आई मुझे नहीं पता, तो ये सिचुएशन एक उसने दे दी कि कुछ पैसे आपने इन्वेस्ट करे, 5 साल बाद वो उसी का 3/2 टाइम्स बन जाएंगे। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5x बन जाएंगे 5 साल बाद, आई आपको नहीं पता। दूसरा केस उसने ये कहा कि और यही पैसे कितने बन जाएंगे, 960 बन जाएंगे, 960 बन जाएंगे कितने सालों बाद, 6 सालों बाद, और अगेन आपको इंटरेस्ट रेट नहीं पता। ठीक है जी। अब पहली इक्वेशन क्या बन सकती है, 1.5x इज इक्वल्स टू एक्स 1+i⁵। अच्छा, इस इक्वेशन से 1.x से x कैंसिल हुआ, 1.5 इज इक्वल्स टू 1+
इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर 5। अच्छा 5 लेफ्ट साइड पर जाएगा तो 1.5 की पावर 1/5 होगा। वो 1.087 बनता है, 1 माइनस होगा तो आई आ गया हमारे पास। आई जो है ना इधर से हमारे पास जो मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 8.447%। ठीक है जी। अच्छा 50% इंटरेस्ट होगा? नहीं, जरूरी तो नहीं है ना। 110.4 इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स, कौन से सवाल पे हो भाई। अच्छा खैर, इसमें हमें इंटरेस्ट की परसेंटेज मिल गई। अब हमें एस पता है 960 इज इक्वल्स टू पी नहीं पता। 1 प्लस 8.447% की पावर हो जाएगी 6। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 1.08447, 1.08447 की पावर 6, और लेफ्ट साइड पर जाकर 960 डिवाइडेड बाय आंसर आई बनता है, आई बन रहा है 590 मेरे ख्याल में। ठीक है, वापस से देख लेता हूँ। अच्छा तुम क्या कह रहे हो? A sum of money which amounts to 3/2 times of the original sum। ठीक है, P हमने x एज्यूम किया, S होगा वो 1.5x होगा। यानी कि जो इसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो 3/2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल सम हो जाते हैं। कितने सालों में? 5 सालों में। इंटरेस्ट नहीं पता था हमें, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मैं देखूं वापस से। 8.447% ही बन रहा है या नहीं? 1.08447 की पावर 5, हाँ यही बन रहा है। और फिर इसको हमने दूसरी जगह पर इनपुट किया 960। ठीक है, सारी चीज़ें सही लग रही हैं। 1.08447 की पावर 6 और 960 डिवाइडेड बाय आंसर। अच्छा इसका आंसर 590 आना चाहिए, इसका आंसर 590 आना चाहिए मेरे ख्याल में। हम देख भी लेते हैं, देखें अगर 590 हो, अगर 590 हो तो 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा? 5 साल बाद वो हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यूज के हिसाब से 1 प्लस 8.447% की पावर 5, यानी कि 884 समथिंग हो जाएगा। और 590 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यही बनता, बिल्कुल यही बनता। और फिर एक और साल आगे लेकर जाएंगे, एक और साल अगर हम इसको आगे लेकर जाएंगे, यानी कि हम इसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 8.447% से, तो ये क्या 960 बनता है? बनता है। तो हमने सही सॉल्व किया है। ठीक है। अच्छा 60 में है, इफ ए लेंड्स 3500 टू बी, ए ने बी को उधार दिया 3500 का एट 10% पर एनम, एंड बी लेंड्स द सेम सम टू सी, और बी ने वही सम जो है वो सी को उधार दे दिया एट 11.5% पर एनम, देन द गेन ऑफ बी इन रुपीज इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स इज। ए ने बी को उधार दिया 3500 का, ए ने बी को उधार दिया 3500 का 3 सालों के लिए, तो 3 साल बाद बी ए को कितने पैसे लौटाएगा? 1 प्लस 10% पावर 3। और बी ने वही पैसे सी को दे दिए 11.5% पर, तो सी से बी को जो पैसे मिलेंगे वो 3500 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 11.5% की पावर 3। ठीक है जी। तो बी को कितनी बचत होगी? बी को बचत होगी 193 की। अच्छा वापस चेक करते हैं। इफ ए लेंड्स 3500 टू बी एट 10% पर एनम, ए ने बी को उधार दिया, ए ने बी को उधार दिया 3500 रुपये का उधार है, 10% पर है, 3 सालों के लिए है, तो 3500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10% पावर 3 आता है। बी लेंड द सेम सम टू सी, बी ने यही पैसे सी को उधार दे दिए, सी को दिए तो उसने 3500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 11.5% पावर 3, देन द गेन ऑफ बी इन रुपीज इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स इज। तो इसको जो फायदा होना चाहिए वो 193.1856 का होना चाहिए। अच्छा अगर हम सिंपल इंटरेस्ट एज्यूम करते हैं, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर इंटू टी। ठीक है, और हम सिंपल इंटरेस्ट पर ही आगे पैसे दे देते हैं। एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर इंटू टी। तो इसका डिफरेंस क्या बनता है? इसका डिफरेंस ये बन रहा है 157.50। तो 60 का आंसर ए होगा। हमने करा ये कि भाई हमने पहले एक सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व किया, कुछ ना लिखा हुआ हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करो, लेकिन फिर अगर वो सॉल्व ना हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। यही रूल हम ऊपर भी अगर सवालात में अप्लाई करें और चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसा हो तो नहीं रहा। पहला केस क्लियर है? ठीक है।
अच्छा जरा रिकैप करते हैं। 59 पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व किया था। अगर हम 59 को सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? क्योंकि ये मेंशन नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। अगर ऐसा मेंशन ना हो तो पहले सवाल को कंपाउंड इंटरेस्ट से ही सॉल्व करना, अगर उससे आंसर ना आए तो सिंपल इंटरेस्ट की तरफ जाना। अब अगर हम ऊपर वाले केस में एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आर टी लगाते हैं 59 में, एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आर टी लगाते हैं, और हम ये कहते हैं 1.5x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर, आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमें नहीं पता, इंटू टी यानी कि 5, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से आर आपका 10% आएगा। और इसको यूज करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में, जिसमें हम लिखते हैं 960 इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आर यानी कि 10% इंटू टी यानी कि 6। तो 0.1 इंटू 6 प्लस 1 और 960 डिवाइडेड बाय आंसर करते हैं तो ये 600 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम 59 का आंसर डी इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं, 59 का आंसर डी इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जब हमने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व किया तो आंसर नहीं आया, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट से आंसर आ रहा था। तो हमेशा आप अपने पेपर में भी यही रूल बनाना कि अगर कोई सवाल आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व नहीं होगा, ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में भी बताया होगा, तो फिर उसको आप सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करोगे, अदरवाइज जो मेंशन हो वो अप्लाई करोगे। अच्छा यहाँ पर भी हमारे पास, यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट मेंशन था, वही हमने अप्लाई किया तो 2.88% आंसर मैच हो गया था। अच्छा यहाँ पर भी आंसर मैच हो गया था, यहाँ पर भी आंसर मैच हो गया था। यहाँ पर हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा था। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन 20 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व किया था। अगर हम सिंपल, बल्कि हमने सिंपल से भी सॉल्व कर लिया था, तो हमारा आंसर मैच कर ही नहीं रहा था। ठीक है जी, हमारा आंसर मैच कर ही नहीं रहा था 55 के केस में। और इसी तरह से अगर हमने सारी चीज़ें सही की थी, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 20, सही किया था सब कुछ। अच्छा उसके बाद फिर इससे पिछला आंसर हमारा मैच कर रहा था, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 6 years एट अ सर्टेन रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा इसको हम सिंपल से भी कर लेते हैं, बल्कि 54 का आंसर आई गेस मैच कर रहा था, नहीं कर रहा था, 54 का आंसर भी मैच करते हैं। हमने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से किया था, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से करते तो इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स, हम लिखते 3x इज इक्वल्स टू एक्स, और ब्रैकेट में आता 1 प्लस आर हमें ढूंढना होता और टी आता 6। अगर हम ऐसा कर कर देख लेते हैं तो एक्स से एक्स कैंसिल, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 6, आर आता तकरीबन तकरीबन, ये तो और ज़्यादा आता 33.33% आ रहा होता। अच्छा उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस, ये सवाल रिपीट हो गया था, ये हमने चेक कर लिया था। ठीक है सारे कर लिए, सही है भाई। तो 10 सवाल हमने डिस्कस करे, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को ज़रा कर दूँ स्टॉप, फिर आप लोगों से डिस्कशन कर लूँ।